अगर आपने कभी संडे मॉर्निंग पुरानी दिल्ली के दरियागंज की भीड़भाड़ वाली पटरियों पर वक्त बिताया है तो आप जानते हैं कि ये फेमस वीकली बुक मार्केट उतावले लोगों के लिए नहीं है। हवा में धूल की मोटी परत होती है जिसमें पास के स्टॉल्स से तली हुई पराठों की खुशबू और पुराने कागजों की हल्की मीठी महक मिली होती है। तिरपाल की शीट्स पर किताबों के ढेर फैले होते हैं, जहां इंजीनियरिंग की टेक्स्ट बुक्स ग्लॉसी फैशन मैगजीन्स के सहारे रखी होती हैं और पुरानी रोमांस पेपरबैक्स हाई स्कूल फिजिक्स मैनुअल्स के नीचे दबी होती हैं। अक्टूबर की एक वार्म मॉर्निंग, नोएडा की 33 ईयर्स ओल्ड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट नंदिनी नेताजी सुभाष मार्ग के पास पुरानी और घिसी हुई हार्ड कवर्स की एक डेयरी पर अपनी उंगलियां फिरा रही थीं। नंदिनी बेस्ट सेलर्स नहीं ढूंढ रही थीं, वह तो गलत प्राइस वाले ट्रेजर्स ढूंढ रही थीं। लगभग एक डेकेड से रेयर हिंदी लिटरेचर कलेक्ट करने की वजह से उनकी आंखें उन चीजों को तुरंत पहचान लेती थीं जिन्हें बाकी लोग अक्सर नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाते थे। जूट की रस्सी से बंधे एक ढेर के नीचे उन्हें धुंधले गोल्ड लेटर्स वाला एक फीका नेवी क्लॉथ कवर दिखाई दिया। उन्होंने उसे धीरे से बाहर निकाला। ये मुंशी प्रेमचंद की शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस की एक बिल्कुल सही सलामत फर्स्ट एडिशन वॉल्यूम थी, जिसे 1940s के आखिर में इलाहाबाद की एक बहुत पहले बंद हो चुकी प्रेस ने प्रिंट किया था। वेंडर, जो एक बुजुर्ग इंसान थे और जिनकी मेन प्रायोरिटी दोपहर की गर्मी बढ़ने से पहले जगह खाली करना था, ने कवर को देखा, खाली फ्लाईलीफ को पलटा और बिना किसी झिझक के अपना प्राइस बोल दिया। 80 रुपीज मैडम, ले लीजिए। नंदिनी ने कोई बार्गेनिंग नहीं की। उन्होंने 100 रुपये का एक कड़क नोट दिया, उनसे चेंज रख लेने को कहा और ध्यान से उस बुक को अपने क्लॉथ टोट बैग में रख लिया। उन्हें वह बात पता थी जो वेंडर को नहीं मालूम थी। साउथ एशियन लिटरेचर के सीरियस आर्काइविस्ट्स और कलेक्टर्स के बीच वह स्पेसिफिक एडिशन अपने कंप्लीट अनएडिटेड टेक्स्ट्स और ओरिजिनल टाइपोग्राफी की वजह से बहुत वैल्यूएबल माना जाता था। किसी ऑनलाइन ऑक्शन में या कोलकाता की किसी स्पेशलिस्ट एंटीक्वेरियन बुक शॉप पर इसकी वैल्यू आराम से 2000 रुपीज होती, या शायद उससे भी ज्यादा। यह सिंगल इंटरेक्शन वैल्यू इन्वेस्टिंग के दिल को उसके सबसे प्योर, सबसे इंट्यूटिव फॉर्म में कैप्चर करता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब यह प्रिडिक्ट करना नहीं है कि क्राउड आगे कहां भागेगा। ये वो चीजें खरीदने के बारे में नहीं है जो पॉपुलर हैं, फैशनेबल हैं या इवनिंग न्यूज पैनल्स पर फ्रीक्वेंटली डिस्कस होती हैं। ये एक ऐसे एसेट को आइडेंटिफाई करने का डिसिप्लिन्ड एक्ट है जिसकी करंट प्राइस उसकी ट्रू अंडरलाइंग वर्थ, यानी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ड्रामेटिकली कम है, सिर्फ इसलिए कि करेंट ओनर या सेलर ये नहीं समझता कि उनके पास क्या है, या वे उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं। ऐसे ट्रांजैक्शन से प्रॉफिट कमाने के लिए आपको सिर्फ 2 चीजों की जरूरत है: प्राइस और वैल्यू के बीच के गैप को पहचानने की नॉलेज, और उस एसेट को तब तक होल्ड करने का पेशेंस जब तक कि बाकी दुनिया को यह बात समझ ना जाए। सेक्शन ब्रेक। बुक स्टॉल को स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांसलेट करना। स्टॉक मार्केट में दरियागंज की फुटपाथ ट्रेडिंग स्क्रीन से रिप्लेस हो जाती है, लेकिन ह्यूमन साइकोलॉजी एकदम सेम रहती है। हर सिंगल डे मिलियंस ऑफ इन्वेस्टर्स पब्लिकली ट्रेडेड कंपनियों के शेयर्स ऐसी प्राइसेस पर बेचते हैं जिनका उन बिजनेसेस की एक्चुअल अर्निंग्स, कैश फ्लो या फिजिकल एसेट्स से बहुत कम लेना देना होता है। वे ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि मार्केट्स इमोशंस से ड्रिवन होते हैं। जब पैनिक फैलता है तो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए सॉलिड बिजनेसेस को फायर सेल प्राइसेस पर बेच देते हैं। जब एक्साइटमेंट हावी होता है तो वे स्पेकुलेटिव कंपनियों को ऐसी प्राइसेस पर खरीदते हैं जो बेसिक मैथमेटिकल रियलिटी को भी डिफाई करती हैं। ये देखने के लिए कि इंडियन इक्विटीज में ये कैसे प्ले आउट होता है, आई 2013 और 2014 के बीच के पीरियड में वापस चलते हैं। उस समय टाटा मोटर्स को लेकर सेंटीमेंट ओवरवेलमिंगली नेगेटिव था। इंडिया का डोमेस्टिक ऑटोमोटिव सेक्टर हाई इंटरेस्ट रेट्स, स्लगिश इकोनॉमिक ग्रोथ और वीक कमर्शियल व्हीकल सेल्स से सफर कर रहा था। हेडलाइंस घटते डोमेस्टिक मार्केट शेयर की चेतावनी दे रही थी, जबकि ग्लोबल एनालिस्ट्स टाटा द्वारा ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड जगुआर लैंड रोवर JLR के एक्विजिशन को लेकर गहरी एंग्जाइटी जता रहे थे। स्केप्टिक्स का आर्गुमेंट था कि JLR को खरीदने के लिए लिया गया हैवी डेट पेरेंट कंपनी को क्रश कर देगा। इस चौतरफा डर को दिखाते हुए मार्केट ने स्टॉक को बुरी तरह पीट दिया। टाटा मोटर्स का शेयर प्राइस अपने 2011 के हाई से लगभग आधा हो चुका था। यह स्टॉक सिंगल डिजिट के प्राइस टू अर्निंग्स P रेशियो पर ट्रेड कर रहा था, जो कि एक ऐसा वैल्यूएशन लेवल है जो आमतौर पर खत्म हो रहे, रुके हुए या लंबे समय से खराब तरीके से मैनेज्ड बिजनेसेस के लिए ही होता है। फिर भी लेट 2013 में टाटा मोटर्स की बैलेंस शीट
और ऑपरेशंस रिपोर्ट को ध्यान से देखने वाले इन्वेस्टर को मार्केट के पैनिक से बनी तस्वीर से बिल्कुल अलग हकीकत दिखाई देती। रोबस्ट ओवरसीज डिमांड। भले ही इंडिया में डोमेस्टिक कमर्शियल व्हीकल सेल्स साइक्लिकली डाउन थीं, JLR की ग्लोबल ऑर्डर बुक्स असल में काफ़ी तेजी से बढ़ रही थीं, जिसका कारण नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और चाइना में रीडिजाइंड रेंज रोवर मॉडल्स की बूमिंग डिमांड थी। प्रोडक्ट पाइपलाइन। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किए गए मिलियंस ऑफ पाउंड्स अब नए फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स और अपडेटेड व्हीकल आर्किटेक्चर के रूप में रिजल्ट देने लगे थे। एसेट प्रोटेक्शन। कंपनी की नेट एसेट वैल्यू, यानी इसके एक्चुअल फिजिकल प्लांट्स, इक्विपमेंट, ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, उस वैल्यू से कहीं ज्यादा थी जो स्टॉक मार्केट पूरी कंपनी की बता रहा था। वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर और वॉरेन बफेट और पीटर लिंच के लाइफलॉन्ग मेंटर बेंजामिन ग्राहम द्वारा दिए गए प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके एक समझदार इन्वेस्टर इस स्टॉक को सिंपल और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया पर मापता। यह स्टॉक 1.0 से नीचे के प्राइस टू बुक PB रेशियो पर ट्रेड कर रहा था। इसका मतलब था कि स्टॉक मार्केट टाटा मोटर्स की कीमत उसकी सभी लायबिलिटीज घटाने के बाद बची फिजिकल एसेट्स की नेट अकाउंटिंग वैल्यू से भी कम लगा रहा था। इसका डेट बर्डन हालांकि काफी था, लेकिन JLR के स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग कैश फ्लो से बैक किए गए मैनेजेबल रीपेमेंट शेड्यूल्स के साथ अच्छी तरह से स्ट्रक्चर्ड था। अर्निंग्स एक टेम्परेरी इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से गिरी थी, ना कि कंपनी की व्हीकल्स बनाने और बेचने की कैपेसिटी में किसी परमानेंट खराबी के कारण। उस ब्लीक 2013 से 2014 के विंडो में टाटा मोटर्स खरीदने वाला इन्वेस्टर एक मैसिव मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ काम कर रहा था। वे एक ऐसे एसेट के लिए 80 रुपीज पे कर रहे थे जो अपनी अंडरलाइंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी में आसानी से 200 रुपीज या उससे ज्यादा का था। फास्ट फॉरवर्ड करके 2024 पर आते हैं। टाटा मोटर्स ने अपना डेट रिस्ट्रक्चर किया, इंडिया में अपनी EV और पैसेंजर व्हीकल प्रेजेंस को स्केल किया और JLR को एक कैश जनरेटिंग इंजन बना दिया। कंपनी का मार्केट कैप 4 लाख करोड़ रुपीज के पार चला गया। जिस पेशेंट वैल्यू इन्वेस्टर ने 2013 के पैनिक्स को इग्नोर किया, उसने सिर्फ एक मॉडेस्ट रिटर्न ही नहीं कमाया, बल्कि एक लाइफ चेंजिंग मल्टीबैगर सिक्योर किया। द वैल्यू इन्वेस्टिंग गैप। मार्केट सेंटीमेंट, फियर, नेगेटिव हेडलाइंस, डिप्रेस्ड डोमेस्टिक सेल्स, P सिंगल डिजिट्स में। फंडामेंटल रियलिटी, स्ट्रांग ग्लोबल ऑर्डर बुक, वर्ल्ड क्लास IP और एसेट्स, कैश फ्लोस इंटैक्ट। स्टॉक प्राइस 80 रुपीज वर्सेस इंट्रिंसिक वैल्यू 200+ रुपीज। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेक्शन ब्रेक। द ग्लैमर ऑफ बबल, वैल्यू वर्सेस द 2021 IPO हाइप। वैल्यू को सच में समझने के लिए आपको इसके एग्जैक्ट पोलर ऑपोजिट को स्टडी करना होगा, जो है हाइप। जहां वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए आपको क्राउड से अलग खड़े होने की जरूरत होती है, वहीं हाइप इन्वेस्टिंग डिमांड करती है कि आप खुद को भीड़ के वार्म और अनथिंकिंग एम्ब्रेस में फेंक दें। ईयर 2021 ने इंडियन स्टॉक मार्केट में हाइप की एक टेक्स्ट बुक मास्टर क्लास दी। अल्ट्रा लो इंटरेस्ट रेट्स, पेंडेमिक के दौरान घरों में बंद रिटेल इन्वेस्टर्स का इनफ्लक्स और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के आसपास मार्केटिंग नैरेटिव की एंडलेस स्ट्रीम से ड्रिवन होकर दर्जनों हाई प्रोफाइल स्टार्टअप्स इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्ट होने के लिए भागे। कंपनी के बाद कंपनी पब्लिक होती गई, जिनकी वैल्यूएशंस प्रॉफिट्स, नेट एसेट्स या रिलायबल कैश फ्लो पर नहीं, बल्कि ग्लासी पिच डेक्स और फ्यूचर डोमिनेंस के वैग प्रोमिसेस पर टिकी थी। ग्रैहम के ट्रेडिशनल वैल्यू फ्रेमवर्क और 2021 IPO बूम के दौरान यूज किए गए मीट्रिक्स के बीच के स्टार्क कंट्रास्ट पर विचार करें। यह टेबल एक क्लासिक ग्राहम वैल्यू इन्वेस्टर और 2021 के हाइप ड्रिवन IPO मार्केट के बीच 5 की क्राइटेरिया पर वैल्यूएशन मैट्रिक्स को कंपेयर करती है। फर्स्ट, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के लिए क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टर्स एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेज के लिए 15 से नीचे की वैल्यू प्रेफर करते हैं, जबकि 2021 मार्केट वैल्यूएशंस अक्सर नेगेटिव अर्निंग्स की वजह से नॉन एग्जिस्टेंट थी। सेकंड, प्राइस टू सेल्स रेशियो के लिए वैल्यू इन्वेस्टर्स सेल्स के 1.5 to 2 टाइम्स से कम का टारगेट रखते हैं, जबकि हाइप ड्रिवन मार्केट कंपनीज एनुअल रेवेन्यू के 50 to 100 टाइम्स तक पहुंच गईं। थर्ड, प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में क्लासिक इन्वेस्टर्स को 5 to 10 ईयर्स में कंसिस्टेंट पॉजिटिव नेट इनकम चाहिए होती है, जबकि हाइप ड्रिवन कंपनीज ने सिर्फ फ्यूचर के ईयर्स में प्रॉफिटेबिलिटी का एक प्रोजेक्टेड पाथ ही ऑफर किया। फोर्थ, डिविडेंड यील्ड के लिए वैल्यू इन्वेस्टर्स रेगुलर कैश पे आउट्स को फेवर करते हैं, जबकि हाइप ड्रिवन मार्केट कंपनीज ने हाई कैश बर्न रेट्स के साथ जीरो पे आउट्स ऑफर किए। फाइनली,
मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए क्लासिक इन्वेस्टर्स प्राइस और नेट एसेट वैल्यू के बीच डिस्काउंट की डिमांड करते हैं, जबकि हाइप ड्रिवन मार्केट कंपनीज के पास जीरो मार्जिन ऑफ सेफ्टी था, जिन्हें फ्लॉलेस और अनप्रेसिडेंटेड एग्जीक्यूशन के लिए प्राइस किया गया था। इन हाई फ्लाइंग ऑफरिंग्स में बाय करने वाले इन्वेस्टर्स ने बेसिक बिजनेस क्वेश्चंस नहीं पूछे, जैसे अपने सभी ऑपरेशनल बिल्स पे करने के बाद यह कंपनी एक्चुअली कितना कैश लाती है, इसका डिफेंसिबल कॉम्पिटिटिव मोड क्या है, अगर मार्केट 5 ईयर्स के लिए बंद हो जाता है तो बिजनेस खुद मेरे लिए क्या रिटर्न जनरेट करता है। इसके बजाय उन्होंने सिर्फ एक रीजन से बाय किया, वह थी ये एक्सपेक्टेशन कि कल कोई और इससे भी ज्यादा प्राइस पे करेगा। जब 2022 में मैक्रो इकोनॉमिक टाइट बदला, जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़े और ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट हुई, तब मार्केट को अरिथमेटिक याद आया। इन हाइटेक मार्केट एंड एंट्रेंट्स में से बहुत सारों के स्टॉक प्राइसेस अपनी पोस्ट लिस्टिंग पीक से 50%, 60% या यहां तक कि 70% तक क्रैश हो गए। जिन इन्वेस्टर्स ने टॉप पर खरीदा था, उनके पास खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं था, क्योंकि वैल्यूएशन को एंकर करने के लिए कोई फंडामेंटल अर्निंग्स या हार्ड एसेट्स थे ही नहीं। वैल्यू इन्वेस्टिंग इन कलेक्टिव हेलुसिनेशंस में पार्टिसिपेट करने से साफ इनकार करना है। सेक्शन ब्रेक। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बेंजामिन ग्राहम का टूल किट। जब पीटर लिंच मैगलन फंड मैनेज करते थे, तो उन्होंने काफी फेमसली स्टॉक्स को अलग अलग बकेट्स में बांटा था: फास्ट ग्रोअर्स, स्टालवार्ट्स, साइक्लिकल्स, टर्नअराउंड्स, एसेट प्लेज और स्लो ग्रोअर्स, जैसा कि सेक्शन 7.3 में डिटेल में बताया गया है। वैल्यू इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स लगभग इन सभी कैटेगरीज पर अप्लाई होते हैं, लेकिन स्टालवार्ट्स, साइक्लिकल्स और एसेट प्लेज को इवैल्यूएट करते टाइम ये सबसे क्लियरली दिखाई देते हैं। इंडियन मार्केट में ओवरप्राइज्ड स्टोरीज से जेन्युइन बार्गेन्स को सिस्टमैटिकली अलग करने के लिए हम बेंजामिन ग्राहम की क्लासिक वैल्यूएशन स्क्रीन्स को इंडियन कॉर्पोरेट रियलिटीज के हिसाब से 4 सिंपल और प्रैक्टिकल रूल्स में एडेप्ट कर सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम्स वैल्यू फिल्टर्स: प्राइस टू बुक पीबी 1.5 से कम, अकाउंटिंग वैल्यू के पास या उससे नीचे पे करना। प्राइस टू अर्निंग्स पी 15 से कम, प्रॉफिट्स पर रीजनेबल पेबैक पीरियड, कंसिस्टेंट डिविडेंड हिस्ट्री, रियल नॉन फैब्रिकेटेड कैश का प्रूफ, करंट रेशियो 2.0 से ज्यादा, शॉर्ट टर्म डेट के लिए सॉलिड बफर। प्राइस टू बुक P2B रेशियो बिलो 1.5। प्राइस टू बुक रेशियो किसी कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसकी नेट बुक वैल्यू यानी टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज के अगेंस्ट मेजर करता है। 1.5 से नीचे का P2B रेशियो ये इंडिकेट करता है कि अगर बिजनेस आज लिक्विडेट हो जाता है तो पेपर पर कंपनी के एसेट्स की जो वैल्यू होगी, आप उससे बहुत ही छोटा प्रीमियम पे कर रहे हैं। इंडिया में कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स के लिए, जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स या रियल एस्टेट होल्डिंग कंपनीज, 1.0 से नीचे का P2B रेशियो अक्सर यह सिग्नल देता है कि मार्केट एक अच्छी खासी एंटरप्राइज को लेकर हद से ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गया है। स्टॉलवार्ट्स के लिए प्राइस टू अर्निंग्स PE रेशियो 15 से कम। जहां फास्ट ग्रोइंग टेक कंपनियां अक्सर 40, 50 या उससे भी ज्यादा का PE रेशियो हासिल करती हैं, वहीं एक क्लासिक वैल्यू इन्वेस्टर बड़ी, स्टेडी और कैश जनरेट करने वाली कंपनियों, जिन्हें लिंच के स्टॉलवार्ट्स कहा जाता है, को 15 से नीचे के PE पर ट्रेड करते हुए देखता है। 15 के PE का मतलब है कि अगर कंपनी की अर्निंग्स बिल्कुल फ्लैट रहती हैं, तो आपकी इनिशियल परचेज प्राइस को कवर करने में 15 ईयर्स के प्रॉफिट्स लगेंगे। यह सीधे अंडरलाइंग बिजनेस प्रॉफिट 6.66% पर एनम की यील्ड है, जो स्टॉक प्राइस मूवमेंट से पूरी तरह इंडिपेंडेंट है। एक कंसिस्टेंट 5 to 10 ईयर डिविडेंड हिस्ट्री। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कभी कभी एग्रेसिव अकाउंटिंग ट्रिक्स, क्रेडिट पर रिकॉर्ड किए गए ऐसे रेवेन्यू जो कभी कलेक्ट ही नहीं होते, या कैपिटलाइज्ड एक्सपेंसेस के जरिए मैनिपुलेशन किया जा सकता है। हालांकि डिविडेंड के रूप में पे किया गया कैश फेक नहीं किया जा सकता। एक कंपनी जिसने एक डिकेड से हर सिंगल ईयर कंसिस्टेंटली कैश डिविडेंड पे किया है, वह 2 थिंग्स प्रूव करती है। फर्स्ट, उसके रिपोर्टेड प्रॉफिट्स बैंक अकाउंट्स में आने वाले रियल कैश को दिखाते हैं। सेकंड, मैनेजमेंट में रिटेल शेयर होल्डर्स के साथ कॉर्पोरेट वेल्थ शेयर करने का कल्चर है। करंट रेशियो 2.0 से ऊपर। करंट रेशियो किसी कंपनी के शॉर्ट टर्म एसेट्स जैसे कैश, इन्वेंट्रीज और 1 साल के भीतर मिलने वाले रिसीवेबल्स की तुलना उसकी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज यानी 1 साल के भीतर चुकाए जाने वाले डेट्स और पेमेंट्स से करता है।
2.0 से ऊपर के करेंट रेशियो का मतलब है कि कंपनी के पास अपने आने वाले शॉर्ट टर्म डेट्स की तुलना में 2 टाइम्स लिक्विड एसेट्स हैं। ये एक ऑपरेशनल सेफ्टी नेट क्रिएट करता है, जिससे ये एश्योर होता है कि अगर इंडियन इकोनॉमी में कोई टेम्परेरी डिसरप्शन आता भी है तो कंपनी को अचानक किसी लिक्विडिटी क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ेगा और न ही महंगे इमरजेंसी कैपिटल को रेज करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सेक्शन ब्रेक। रनिंग द screener.in पर स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट। इन स्टॉक्स को ढूंढने के लिए आपको किसी महंगे ब्लूमबर्ग टर्मिनल या क्वांटिटेटिव फाइनेंस में डिग्री की जरूरत नहीं है। आप screener.in का यूज करके 2 मिनट्स से भी कम समय में ये एग्जैक्ट स्क्रीन्स रन कर सकते हैं, जो एक फ्री पब्लिक एनालिटिकल प्लेटफॉर्म है जिसे हमने सेक्शन 7.4 में इंट्रोड्यूस किया था। यहां बताया गया है कैसे एक नॉर्मल इन्वेस्टर स्क्रैच से बेंजामिन ग्राहम स्टाइल वैल्यू फिल्टर बना सकता है। स्टेप 1, क्वेरी इंजन को एक्सेस करें। screener.in पर जाएं और अपने अकाउंट में लॉगिन करें। डैशबोर्ड के टॉप पर स्क्रीन टैब पर क्लिक करें और क्रिएट अ न्यू स्क्रीन सेलेक्ट करें। स्टेप 2, ग्राहम क्राइटेरिया इनपुट करें। कस्टम क्वेरी बॉक्स में कंडीशंस की यह स्ट्रिंग टाइप या पेस्ट करें। यह स्निपेट स्टैंडर्ड वैल्यूएशन रेशियो, लिक्विडिटी, डिविडेंड यील्ड, मार्केट साइज और प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर अंडरवैल्यूड और फाइनेंशियली साउंड कंपनियों को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइनेंशियल स्क्रीनिंग रूल्स डिफाइन करता है। आइए समझते हैं कि हमने वो लास्ट 2 कंडीशंस क्यों जोड़ी। मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ रुपीस से ज्यादा। ये माइक्रोस्कोपिक इलिक्विड माइक्रो कैप्स को फिल्टर कर देता है, जहां ट्रेडिंग वॉल्यूम इतने कम होते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स सेफली बाय या सेल नहीं कर सकते। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE 12% से ज्यादा। ये सुनिश्चित करता है कि भले ही कंपनी सस्ती हो पर वह पूरी तरह से अनप्रोडक्टिव न हो। यह साबित करता है कि मैनेजमेंट अभी भी शेयर होल्डर्स द्वारा इन्वेस्ट की गई इक्विटी कैपिटल पर रीजनेबल रिटर्न जनरेट कर रहा है। screener.in query builder, query price to book value less than 1.5 and end price to earning less than 15 and dividend yield greater than 1.5 and current ratio greater than 2 and market capitalization greater than 1000 and return on equity greater than 12। इस क्वेरी को रन करें। रिजल्ट्स वैल्यू क्राइटेरिया मैच करने वाली 15-25 इंडियन कंपनीज की लिस्ट। स्टेप 3, आउटपुट को एनालाइज करें। रन दिस क्वेरी पर क्लिक करें। स्क्रीन इंडियन कंपनीज की एक क्यूरेटेड टेबल जनरेट करेगी जो इन कंजर्वेटिव मैट्रिक्स में से हर एक को पूरा करती है। BAC और NAC पर 4000 से ज्यादा लिस्टेड स्टॉक्स की पूरी दुनिया को देखने के बजाय आपका फोकस तुरंत 15-25 कैंडिडेट बिजनेसेज की एक मैनेजेबल लिस्ट पर आ जाता है। ये दरियागंज के टार्प पर रखे आपके कच्चे अनपॉलिश किए हुए आइटम्स की तरह हैं, ऐसे स्टॉक्स जिन्हें यह तय करने के लिए डीप इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है कि क्या वे जेन्युइन बार्गेन्स हैं या मिसप्राइज्ड एसेट्स। सेक्शन ब्रेक। द वैल्यू ट्रैप रियलिटी चेक। जब सस्ता किसी वजह से सस्ता होता है, यहां हमें थोड़ा पीछे हटना होगा और एक ऑनेस्ट और बिल्कुल साफ वार्निंग देनी होगी। मॉडर्न इंडिया में डीप वैल्यू इन्वेस्टिंग 20 ईयर्स पहले की तुलना में ज्यादा मुश्किल हो गई है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मैच्योर हो चुका है। हाई स्पीड इंटरनेट के जरिए इंफॉर्मेशन तुरंत फैल जाती है। सेबी द्वारा रेगुलेटरी ओवरसाइट सख्त हो गई है और इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पहले से कहीं ज्यादा कंपनीज को कवर करती है। ट्रू इंफॉर्मेशनल इनएफिशिएंसी, जहां किसी बेहतरीन कंपनी को सिर्फ इसलिए इग्नोर कर दिया जाता है क्योंकि उसके बारे में कोई नहीं जानता, अब बहुत ही रेयर होती जा रही है। इस वजह से बहुत से स्टॉक्स जो वैल्यू स्क्रीन पर सस्ते दिखाई देते हैं, वे बहुत ही सही वजहों से सस्ते होते हैं। फाइनेंशियल टर्म्स में इन्हें वैल्यू ट्रैप्स के नाम से जाना जाता है। वैल्यू ट्रैप एक ऐसा स्टॉक है जो P या PB रेशियो के हिसाब से हिस्टोरिकली सस्ता दिखता है, लेकिन उसका बिजनेस मॉडल चुपचाप अंदर ही अंदर खराब हो रहा होता है। अगर आप वैल्यू ट्रैप खरीदते हैं तो स्टॉक प्राइस रिकवर नहीं होता, ये परमानेंटली सस्ता ही रहता है या धीरे धीरे जीरो की तरफ बढ़ने लगता है। यह डायग्राम एक जेन्युइन बार्गेन और वैल्यू ट्रैप के बीच कंपैरिजन करके वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझाता है। एक जेन्युइन बार्गेन टेम्परेरी साइक्लिकल डाउनटर्न और मार्केट पैनिक की वजह से आती है, जबकि सॉलिड ऑपरेशंस बने रहते हैं जिससे आगे चलकर स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट रिकवरी होती है। दूसरी तरफ एक वैल्यू ट्रैप डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज और पुअर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कारण बनता है, जिससे परमानेंट कैपिटल लॉस होता है। इंडियन इक्विटी लैंडस्केप में वैल्यू ट्रैप्स के 3 प्राइमरी कॉजेस हैं: ऑब्सोलीट इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन।
लेगेसी प्रिंट मीडिया कंपनीज, सिंगल थिएटर ऑपरेटर्स या बिना किसी ईवी स्ट्रेटेजी के सिर्फ इंटरनल कंबशन इंजनों के कंपोनेंट्स बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स के बारे में सोचिए। ये कंपनियां अपनी बैलेंस शीट पर लो पी रेशियो और बड़ी फिजिकल रियल एस्टेट होल्डिंग्स दिखा सकती हैं। हालांकि उनके कोर रेवेन्यूज स्ट्रक्चरली डिक्लाइन हो रहे हैं। आज पी रेशियो चाहे कितना भी लो दिखे, फ्यूचर अर्निंग्स पास्ट अर्निंग्स से कम ही होंगी। क्रॉनिक मिसएलोकेशन ऑफ कैपिटल। कभी कभी कोई कंपनी स्टेडी कैश फ्लो जनरेट करती है, लेकिन प्रमोटर्स, फाउंडर्स या कंट्रोलिंग ओनर्स उस पैसे को बिना सोचे समझे वैनिटी प्रोजेक्ट्स, अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन या ओवरप्राइज्ड ओवरसीज एक्विजिशंस पर लगातार वेस्ट करते रहते हैं। अगर कोई कंपनी हर साल 100 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कमाती है, लेकिन मैनेजमेंट उसे लगातार अनप्रॉफिटेबल सब्सिडियरी बिजनेसेस या हाई रिस्क स्पेक्युलेटिव वेंचर्स पर खर्च करता है, तो वह अर्निंग्स स्ट्रीम आपके लिए कभी भी डिविडेंड्स या स्टॉक एप्रिसिएशन में ट्रांसलेट नहीं होगी। 3. कॉर्पोरेट गवर्नेंस और अकाउंटिंग रेड फ्लैग्स। इंडिया में सबसे डेंजरस वैल्यू ट्रैप्स संदिग्ध कॉर्पोरेट गवर्नेंस से ही निकलते हैं। कोई कंपनी पेपर पर लो पी रेशियो और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर सकती है, जबकि प्रोमोटर चुपचाप लिस्टेड एंटिटी से पैसा बाहर निकाल रहा होता है, जैसे कि प्रोमोटर की फैमिली के मालिकाना हक वाली अनलिस्टेड रिलेटेड पार्टीज के साथ कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस के जरिए अननोन थर्ड पार्टीज को दिए गए भारी और अनएक्सप्लेन्ड लोन्स और एडवांसेस के जरिए, जिन्हें आखिर में बैड डेट्स मानकर राइट ऑफ कर दिया जाता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स में लगातार बदलाव या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बार रेजिग्नेशन के जरिए। ये बात हमें इंडियन इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के एक फंडामेंटल रूल पर लाती है कि एक क्वांटिटेटिव स्टॉक स्क्रीन आपकी रिसर्च की शुरुआत होती है, उसका एंड कभी नहीं। क्वांटिटेटिव फिल्टर्स आपको कैंडिडेट कंपनीज देते हैं, आपका क्वालिटेटिव असेसमेंट, जो उन फाइनेंशियल लिटरेसी कॉन्सेप्ट्स पर बना है जिन्हें हमने सेक्शन 7.4 में कवर किया था, और सेक्शन 8.1 के मार्जिन ऑफ सेफ्टी फ्रेमवर्क पर आपको बताता है कि खरीदना है या नहीं। अगर कोई स्टॉक स्क्रीन पर सस्ता दिखता है, तो आपका पहला सवाल कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं कितना कमा सकता हूं। ये हमेशा ये होना चाहिए कि मार्केट इस बिजनेस की इतनी खराब प्राइसिंग क्यों कर रहा है। अगर जवाब एक टेम्परेरी सेटबैक, एक साइक्लिकल इकोनॉमिक डाउनटर्न या बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया मार्केट का डर है, तो आपको अपनी रेयर प्रेमचंद फर्स्ट एडिशन मिल गई है। अगर जवाब बैड गवर्नेंस या खत्म होता हुआ कोर बिजनेस है, तो तुरंत दूर हट जाएं। सेक्शन ब्रेक। लुकिंग अहेड। आर्टिफिशियल बार्गेन्स के चक्कर में पड़ने का डेंजर। जैसे जैसे आप इंडियन मार्केट में वैल्यू तलाशने के लिए अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, आपका सामना जल्दी ही एक खास साइकोलॉजिकल ट्रैप से होगा जो हर दिन हजारों रिटेल इन्वेस्टर्स को उलझा देता है। ये वह बिलीफ है कि कोई भी स्टॉक जिसकी प्राइस अपने हिस्टोरिक पीक से 80% या 90% गिर चुकी है, वह ऑटोमेटिकली एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी बन जाता है। रिटेल इन्वेस्टर्स अक्सर मार्केट को स्कैन करके ऐसी कभी की फेमस कंपनीज को ढूंढते हैं जो कुछ साल पहले 200 रुपीज से गिरकर अब 5 रुपीज, 10 रुपीज या 15 रुपीज पर शेयर पर ट्रेड कर रही होती हैं, ये सोचते हुए ये इससे नीचे और कितना गिर सकता है। अगर यह अपने पास्ट हाई का एक छोटा सा हिस्सा भी रिकवर कर लेता है, तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। यह वैल्यू इन्वेस्टिंग नहीं है, यह बार्गेन हंटिंग के रूप में छुपी हुई फाइनेंशियल बर्बादी है। अगले सेक्शन 8.5 द पेनी स्टॉक इल्यूजन में हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे प्रेडेटरी ऑपरेटर्स, पंप एंड डंप स्कीम्स और कोलैप्सिंग कॉर्पोरेट एंटिटीज सस्तेपन का इल्यूजन बनाकर सीधे साधे रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने जाल में फंसाते हैं। हम लो प्राइस्ड स्टॉक्स में मार्केट मैनिपुलेशन के मैकेनिक्स को एग्जामिन करेंगे कि क्यों 5 रुपीज पर ट्रेड करने वाला स्टॉक 5000 रुपीज पर ट्रेड करने वाले स्टॉक से आसानी से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, और कैसे आप अपनी हार्ड अर्न्ड कैपिटल को इन आर्टिफिशियल ट्रैप्स से परमानेंटली प्रोटेक्ट कर सकते हैं।